नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर पर। दोस्तों, अब आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मात्र 50 दिन बचे हुए हैं। इन 50 दिन के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक MCQ सीरीज़। अब इस सीरीज़ में हम मेनली जो MPPSC द्वारा जितने भी एग्ज़ाम आयोजित कराए गए उसमें जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। यानी इस सीरीज में मैं आपको 2025 के साथ साथ 2024 में जितने भी MPPSC द्वारा एग्ज़ाम आयोजित कराए गए हैं उन सभी के प्रश्न सॉल्व कराने वाला हूं। इसमें मेनली हमें कौन कौन से टॉपिक्स मिलने वाले हैं, तो इसमें जो मध्य प्रदेश की 5 यूनिट है उसके सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। यूनिट 9 के नए नए MCQ मिलने वाले हैं। साथ में यूनिट 8 के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर में वो भी आपको मिलने वाला है। तो यहाँ लगभग 7 यूनिट का कवर है। इसमें लगभग 7 यूनिट के प्रश्न आपके कवर होंगे। मात्र डेली इसको आपको 20 मिनट देखना है। 20 मिनट कभी आपने इसको देख लिया तो यकीन मानिएगा आपके प्रीलिम्स एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक आपको पता है नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है, तो अब हमें आंसर याद होगा तभी हम उसका टिक लगाएंगे, अन्यथा उसका टिक नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए मैं यह सीरीज लेके आया हूं कि जिससे क्या हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ याद रह सकें। देखिए, मैंने बहुत सारे बच्चों से एनालिसिस किया तो उन्होंने मुझे बताया कि सर कभी MP से प्रश्न मेरे सही होते हैं तो मेरे साथ क्या होता है कि मेरा सिलेक्शन 100% हो जाता है। कभी मेरा MP का एक भी प्रश्न गलत होता है तो मेरा सीधा सीधा मान लीजिए आप 75% चांसेस बचते हैं MP में, MPPSC में सिलेक्ट होने के। फिर मैंने उनसे और पूछा कि यार और कुछ बताइए इसके बारे में, तो उन्होंने बोला सर कभी 3 प्रश्न कभी मेरे MP के गलत हो गए तो यकीन मानिएगा मेरा 100% में बाहर हो जाता हूं। तो इसी के लिए मैंने यह सीरीज बनाई है। पिछले साल भी मैंने चलाई थी, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। इस साल भी मैं अब लगातार आपके लिए लेकर आऊँगा। 50 दिन बचे हुए, 50 दिन रेगुलर आएगी, भले वह संडे हो, चाहे वह सैटरडे हो, चाहे वह कोई सा भी छुट्टी का दिन हो। ये 25 अप्रैल तक कंटिन्यू आपके पास आएगी शाम को 8 बजे। तो इसको जब खाना खाओ तो खाना खाते समय इस सीरीज को जरूर देखना, ठीक है। तो आइए बिना कोई देरी किए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया वो पूछा गया है सारणी ताप विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है। अब देखिए, सारणी ताप विद्युत केंद्र की हम बात करते हैं तो देखिए अपन तो मैपिंग के माध्यम से ही चलते हैं। मध्य प्रदेश में आप सभी ने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, अभी अपन ने सिलेबस कंप्लीट किया तो पूरा मैपिंग से आपको कराया है कि यहाँ पर पड़ता है बैतूल। इस बैतूल में एक कोयला क्षेत्र हमें खोजा गया, उसका नाम था पाथरखेड़ा। कौन सा? पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र यहाँ पर खोजा गया। अब यहीं के पास से एक नदी निकलती है, उसका नाम है तबा नदी, जिसे छोटी तबा नदी बोलते हैं। तो यहाँ पर तबा नदी। अब मैंने आपको बताया था कि एक थर्मल पावर प्लांट खोलने के लिए हमें पानी और कोयले की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक अच्छी स्थिति देखी गई कि यहाँ पर हम एक ताप विद्युत केंद्र खोल सकते हैं। तो यहाँ पर पाथरखेड़ा के निकट एक जगह पड़ती है, उसका नाम है सारणी। इस सारणी में एक पावर प्लांट बनाने की योजना लेके आई गई, जिसका नाम रखा गया सारणी पावर प्लांट। ये तीनों चीज़ कहाँ पर है? बैतूल में। अब यहाँ पर इसका काम 1963 में स्टार्ट होता है, जो 1967 में क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। 1967 में सारणी ताप विद्युत केंद्र की पहली यूनिट चलाई जाती है और इसकी क्षमता बताई जाती है 1330 मेगावाट। कितनी? 1330 मेगावाट। तो सबसे पहले जिले की हम बात करते हैं तो बैतूल राइट आंसर हो जाता है। बैतूल क्षमता 1330 मेगावाट। कब बनाया गया? तो 1967 में ये चालू हुआ। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखना कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। किस किस की? मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना अमेरिका के सहयोग से बनाई गई है। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। तो याद रखना, यहाँ से ये जितने भी मैंने फैक्ट बताए ये सभी प्रश्न आपको कहीं ना कहीं देखने को मिले हैं। एक बार पूछा गया सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र या सारणी ताप विद्युत केंद्र मुख्य रूप से किसका संयुक्त घटक है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का। किसके सहयोग से बनाया गया? अमेरिका से। कब शुरू हुआ? 1967 में। कितनी क्षमता है? 1330। कहाँ से कोयला आता है? तो पाथरखेड़ा। किस नदी से पानी आता है? तबा नदी। अब देखिए, एक और बात याद रखना कि सारणी ताप विद्युत केंद्र को एक और नाम से जाना जाता है, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। किस नाम से? सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र।
यहाँ मध्य प्रदेश की जो पावर जनरेटिंग कंपनी है एमपीपीजीएल जिसे बोलते हैं, मध्य प्रदेश एमपीपीजीसीएल, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके अंतर्गत काम करता है। याद रखना, ये जितने भी फैक्ट मैंने बताए ये कॉपी ले लो और उस कॉपी में आप नोट करते चलना, और जब प्रीलिम्स परीक्षा देने जाओ तो ये सभी फैक्ट पढ़ के जाओगे तो यकीन मानना कि आपके सभी प्रश्न क्या होंगे, सही होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। अब मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया इसके बारे में कि मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र के बारे में, तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, उसका नाम है सिंगरौली कोयला क्षेत्र। कौन सा है? सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, फिर देखो यहां पर कभी एक और आंसर आ जाता जिसका नाम था सोहागपुर। क्या आ जाता? सोहागपुर। देखना ये कंफ्यूजन क्लियर करना। देखिए यहाँ पर सोहागपुर ऑप्शन नहीं दिया गया, कभी सोहागपुर ऑप्शन आता तो यहाँ पर राइट क्या हो जाता? सोहागपुर, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सोहागपुर। सिंगरौली की हम जब बात करते तो सिंगरौली में सबसे मोटी परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मध्य प्रदेश में सबसे मोटी परत कोयले की कहाँ पर पाई जाती है? तो सिंगरौली में। याद रखना कहाँ पर? यहाँ पर मोटी परत पाई जाती है। और सोहागपुर सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। सोहागपुर के बाद आता है सिंगरौली का नंबर, परंतु इन्होंने सोहागपुर नहीं दिया था तो अपन को क्या लगाना है? मुख्य रूप से सिंगरौली। अब रानीगंज तो भैया हमारे यहाँ है ही नहीं। पश्चिम बंगाल और झारखंड में इसका विस्तार देखने को मिलता है। अनूपपुर में इतना बड़ा है नहीं। पेंच सर छोटा है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये भी नहीं होता। राइट आंसर क्या हो जाता है? सिंगरौली। अब देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुछ और भी क्षेत्र है, जैसे सोहागपुर कहाँ पर पड़ता है? तो बेटा याद रखना कि ये पड़ता है कहाँ पर? शहडोल जिले में। कहाँ पर पड़ता है? शहडोल जिले में पड़ता है। फिर यहाँ पर देखिए कानन घाटी, एक है कानन घाटी कोयला क्षेत्र, मैंने आपको पढ़ाया था। ये कहाँ पर पड़ती? तो याद रखना ये पड़ती है छिंदवाड़ा में। ठीक है, फिर पाथरखेड़ा मैंने अभी हाल बताया था कहाँ पर पड़ता है? मैंने बताया पाथरखेड़ा बैतूल में पड़ता है। फिर मोहपानी कोयला क्षेत्र आ सकता है। मोहपानी कोयला क्षेत्र पड़ता है हमारा नरसिंहपुर जिले में। इस कोयला क्षेत्र के निकट ही गाडरवाड़ा ताप विद्युत केंद्र लगाया किसने? एनटीपीसी ने। ठीक है, तो ये कोयला क्षेत्र आप सभी को याद रखने हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी को आपको जरूर याद रखना है। अब अगले प्रश्न पे चलें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादक तिरोड़ी क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? कौन सा क्षेत्र पूछा यहाँ पर? तिरोड़ी क्षेत्र यहाँ पर पूछा गया है। तो देखो मैंने जब एमपीपीएससी का प्रीलिम्स में पढ़ा रहा था तो मैं खनिज पढ़ा रहा था, तो खनिज में मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, वह दक्षिण पूर्वी हिस्सा मुख्य रूप से मैग्नीज और तांबे के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि एक बालाघाट जिले में गांव पड़ता है, उसका नाम है तिरोड़ी। क्या नाम है? तिरोड़ी। इस तिरोड़ी गांव के पास भी हमें क्या मिलता है? मुख्य रूप से मैग्नीज मिलता है। क्या मिलता है? मैग्नीज। तो इसी को किस नाम से जाना जाने लग गया? तिरोड़ी मैग्नीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज की हम बात करते हैं तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पर? धारवाड़ क्रम की। प्रमुख क्षेत्र में हम लिख के आएंगे क्या क्या? एक तो बालाघाट और दूसरा आप लिख के आओगे छिंदवाड़ा। इसकी हम खदान की बात करेंगे। सर कौन सी खदान प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको बताया मैग्नीज की भरवेली की खान। मुख्य रूप से यह खदान क्या है? एशिया की सबसे बड़े खुले मुंह की खदान है मैग्नीज की। उत्पादन और भंडारण में हम बात करते हैं, उत्पादन प्लस भंडारण दोनों में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? प्रथम है। ठीक है, किस प्रकार की चट्टानों में? तो धारवाड़, बालाघाट, छिंदवाड़ा, खदान भरवेली उत्पादन और भंडारण में प्रथम नंबर पर है। ठीक है, यहीं पर बालाघाट से हमें क्या मिलता है? तांबा भी मिलता है, और तांबे की सबसे बड़ी खान हमारे यहाँ है, उसका नाम क्या है? मलाजखंड। हो गया। झाबुआ से हमें क्या मिलता है? तो सर झाबुआ से हमें मुख्य रूप से रॉक फॉस्फेट मिलता है। क्या मिलता है? रॉक फॉस्फेट। याद रखना इसे भी। ठीक है, अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से ऊर्जा के उत्पादन के लिए यह एक विभाग बनाया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1982 को की जाती है
और इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो इसका मुख्यालय हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, उज्जैन में देखने को मिलता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम जो हमारा गैर जीवाश्म या हम बोल सकते हैं नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के ऊपर काम कर रहा है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 2018 के अनुसार। यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, किसके अनुसार, 2018 के अनुसार। तो यहाँ है मुख्य रूप से 135 बीबी। कौन सा है, मुख्य रूप से NH 135 बीबी मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, जिसकी मध्य प्रदेश में लंबाई लगभग 7.5 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है, 7.5 किलोमीटर हमें मुख्य रूप से देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है उसका नाम है NH 46। क्या है, NH 46, जिसकी कुल लंबाई है 646 किलोमीटर। ये ग्वालियर से बैतूल जाता है। पहले आप सभी को पता होगा NH3 करते थे, NH7 जो अपने इंदौर से गुजरता था, परंतु उसका नाम भी बदल दिया गया है, उसका नाम NH 52 हो चुका है जो इंदौर से गुजरता था। और जो हमारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हो गया वो कौन सा हो गया, NH 46 हो गया, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 646 किलोमीटर है। अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में सभी नोड एक केंद्रीय डिवाइस जैसे स्विच या हब से जुड़े होते हैं। देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी की हम बात करते हैं तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, तो नेटवर्क टोपोलॉजी सर एक प्रकार का कनेक्शन है। क्या है, एक प्रकार का कनेक्शन है। अब मैंने बताया था कि नेटवर्क कितने लोगों के बीच में बनता है, तो नेटवर्क एक से ज़्यादा लोग होंगे तभी नेटवर्क बन पाएगा, सिंगल व्यक्ति में कभी भी नेटवर्क नहीं मिलता है। तो यानी यहाँ पर क्या है कि नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए या नेटवर्क को जोड़ने के लिए एक प्रकार की सिस्टम या एक प्रकार की तकनीक का जो इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। अब सबसे पहले आती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि मुख्य रूप से क्या होता है बस टोपोलॉजी में, यहाँ पर एक केबल आती है, उस केबल के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर को क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। ये कौन सी हो गई, मुख्य रूप से बस टोपोलॉजी। ठीक है, बस की तरह, यानी एक ड्राइवर है और एक ड्राइवर सभी को खींच रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है, बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी मैंने बताई थी कुछ इस प्रकार का, जो स्टार होता है ऐसा है, यहाँ पर एक डिवाइस लगा दिया था, यहाँ पर एक डिवाइस, यहाँ पर एक डिवाइस, यहाँ पर एक डिवाइस, और ये डिवाइस क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इसे क्या बोला जाता है, स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी में अपन ने देखा कि सभी क्या होते थे, एक केबल से जुड़े होते थे, सभी एक केबल पे कनेक्ट नहीं होते थे, इसे हम क्या बोलते थे, रिंग टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी अपन ने देखा कि एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, एक कंप्यूटर से दो कंप्यूटर अलग कनेक्ट हो रहे हैं, तो इस प्रकार का जो मिसमैच होता था, यानी मुख्य रूप से एक झाड़नुमा संरचना बनती थी, उसे हम क्या बोलते थे, मैश टोपोलॉजी बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किस प्रकार की टोपोलॉजी में लग रहा है कि सभी नोड एक केंद्रीय डिवाइस से जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ पर क्या होता था, एक डिवाइस रख दिया जाता था, उससे सभी को कनेक्ट किया जाता है, किसमें, मुख्य रूप से स्टार टोपोलॉजी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टार टोपोलॉजी हो जाता है। यानी देखो, बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सिंगल केबल से जुड़े होते हैं। ठीक है, उसमें क्या दिक्कत आती है, एक बार कभी खराब हुआ तो पूरे सिस्टम बंद हो जाएंगे। स्टार टोपोलॉजी में हम देखते हैं तो सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, यानी यहाँ पर एक डिवाइस लगा दिया, उससे फिर हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया और एक स्टार नुमा संरचना बना दी। अब इसमें क्या होता है, कभी आजकल सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल हो रहा है, इसमें एक ही कंप्यूटर एक बार में बेकार होता है, पूरी लाइन एकदम बेकार नहीं होती। रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर रिंग या सर्कल से जुड़े होते हैं और डेटा हमेशा एक दिशा में ही घूमता रहता है। मैश टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से कई कंप्यूटर जुड़े होते हैं और यह बहुत सिक्योर होता है। सबसे सिक्योर कौन होता है, मैश होता है, आपको याद रखना है। परंतु आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, स्टार हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या होती है, एक लाइन ही बेकार होती, कभी एक लाइन बेकार होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब हमें रिंग में क्यों दिक्कत आ रही है कि सर एक जैसे डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे अच्छी टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। आगे हम बढ़े उससे पहले मैं बता देता हूँ कि बेटा हम 1000 प्लस MCQ की PDF आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हमने अभी तक यूनिट 5, 6, 7,
8, 9 और 10 इन सभी की पीडीएफ हमारी एप्लीकेशन पे अपलोड कर दी है। इसमें आपको 1000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे हर एक यूनिट से, यानी यूनिट 10 लगाओगे तो 1000 एमसीक्यू, यूनिट 9 लगाओगे तो 1000 एमसीक्यू, ऐसे सभी यूनिट के हमने 1000 एमसीक्यू दिए हैं। अब इसमें क्या क्या है इंक्लूड है, तो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए वो इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे। एनालिसिस बेस्ड आपको एमसीक्यू मिलेंगे, जितने भी यूपीएससी यूपीपीएससी में इन यूनिट से जितने भी प्रश्न आए वो सभी इसमें क्या मिलेंगे, आपको जरूर मिलेंगे। यूनिट 8 में प्रीवियस एक साल का पूरा डाटा मध्य प्रदेश और इंडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी घटनाएं उनसे रिलेटेड सभी आपको एमसीक्यू के फॉर्म में मिलने वाले हैं। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वहां से जाकर इसे परचेस करना है। अगले प्रश्न में चलें, कौन कौन से फाइल एक्सटेंशन मात्र ग्राफिक्स फाइल को दर्शाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है किसके बारे में, ग्राफिक्स फाइल के बारे में। फाइल एक्सटेंशन का मतलब होता है कि देखना आप कभी भी कुछ भी डॉक्यूमेंट सेव करेंगे तो .pdf, .ppt ऐसा लिखा होता है, तो यानी क्या होता है, ये एक पीडीएफ है, ये एक पीपीटी है। तो कोई सी भी फाइल को जब हम सेव करते हैं तो उसके पीछे एक्सटेंशन लग जाता है। तो यहाँ पर ग्राफिक फाइलों की बात करी है तो ग्राफिक फाइलों का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है BMP और GIF। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन मैं बता देता हूँ। DOC ये डॉक्यूमेंट के लिए होता है, ठीक है। फिर .SLSX ये किसके लिए होता है, एक्सेल के लिए होता है। फिर यहाँ पर PPTX ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए होता है। फिर यहाँ पर आपको टेक्स्ट, तो टेक्स्ट सेव करने के लिए .txt लगता है। फिर देखिए PNG ये आप देखेंगे तो आपकी इमेज के पीछे एक्सटेंशन लगता है। फिर .MP3 तो इससे ऑडियो सेव होती है, आप सभी को पता होगा। .MP4 से वीडियो सेव होती है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सटेंशन है, इंपॉर्टेंट याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी पाइथन लाइब्रेरी उच्च स्तरीय डेटा संरचनाएं एवं डेटा विश्लेषण टूल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए एक पाइथन एक लैंग्वेज होती है जो हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें मुख्य रूप से जो एनिमेशन काम किए जाते हैं वो किस में किए जाते हैं, मुख्य रूप से पाइथन में किए जाते हैं। तो इसमें उन्होंने बोला है कि डेटा को विश्लेषण यानी हमारा जो डेटा होता है उसके एनालिसिस के लिए कौन सा मुख्य रूप से कौन सा पाइथन हमें टूल्स प्रदान करता है, तो उसका नाम है पांडा। क्या है, पांडा। पांडा एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो डेटा एनालिसिस में आज की डेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब सीपीयू को कंप्यूटर में मेमोरी एक्सेस करने की आवश्यकता होती है तो वह सबसे पहले जांचता है। देखिए आपने मान लो कि अभी MPPSC PYQ सर्च किया, फिर आपने MPPSC लास्ट डेट सर्च कर ली, फिर आपने कर लिया MPPSC हेडक्वार्टर आपने सर्च कर लिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंप्यूटर अपनी एक मेमोरी होती है जिसे बोला जाता है कैचे मेमोरी। क्या बोला जाता है, कैचे मेमोरी। इसमें क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। अब जब भी आप MP भी लिखोगे तो आपके सामने 3-4 ऑप्शन आपके सर्च इंजन के नीचे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे MPPSC PYQ लास्ट डेट हेडक्वार्टर, ऐसे कुछ आपको क्या मिल जाएंगे, ऑप्शन मिल जाएंगे। अब इससे क्या हो रहा है, आपको सर्च करने में समय आपका बच रहा है। तो जब भी हम किसी चीज को सर्च करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी क्या करता है, सबसे पहले किसको जांचता है, तो कैशे मेमोरी को जांचता है कि कुछ कैच मेमोरी में पड़ा है क्या, इससे रिलेट कभी पड़ा हो तो मैं इसके सामने क्या कर दूं, ला के रख दूं, जिससे क्या हो सके, इसको सर्च करने में क्या हो सके, मुख्य रूप से देरी ना हो, ठीक है। तो कैचे मेमोरी एक छोटी लेकिन बहुत तेज मेमोरी होती है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है। इसका बार बार उपयोग होने वाले डेटा को स्टोर करना ताकि सीपीयू को डेटा जल्दी से मिल जाए, ये काम होता है। क्या होता है, जो हम बार बार उपयोग करने वाले डेटा को स्टोर करके रखता है जिससे क्या हो, सीपीयू को डेटा जल्दी से मिल जाए, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कैश मेमोरी का। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन लर्निंग का एक क्लासिफिकेशन समस्या का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब आपको किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा,
तो सर किसी समाचार लेख को राजनीतिक, खेल और व्यवसाय जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत कर दूं? सर बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज़ को मेरे को क्लासीफाई करना है तो मैं क्या करूंगा, हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से लिख दूंगा। जैसे मान लो मेरे को आपको मध्य प्रदेश के मंदिर पढ़ाने हैं, तो मैं तो हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, इनके धार्मिक स्थल के बारे में लिख लिया। तो ये क्या होगा कि क्लासिफिकेशन की समस्या ही खत्म हो गई। आपसे मैं बोलूँगा तो आपको सीधा समझ में आएगा कि सर हिंदू धर्म से रिलेटेड धार्मिक स्थल पढ़ा रहे हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या हो जाएगा कि सर मैं हर चीज़ को वर्गीकृत कर दूं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ए वाला। अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष कमजोर जनजातीय समूह में पीएम जनमन योजना में लक्षित है? तो देखिए पीएम जनमन योजना आती है। क्या आती है? पीएम जनमन योजना। इसमें बोला जाता है कि मुख्य रूप से कि जो हमारे देश की अति पिछड़ी जनजातियां हैं, कौन है? अति पिछड़ी जनजातियां हैं, उनको हम क्या करेंगे, हर प्रकार की सुविधाएं उनको प्रदान करेंगे। देखिए पीएम जनमन का पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं। पीएम का तो आप सभी को पता है, प्रधानमंत्री। फिर आगे हम बात करेंगे जन से जनजाति, ठीक है, जनजाति और आदिवासी। फिर आगे हम क्या करेंगे, मन से न्याय महाअभियान। क्या है? न्याय महाअभियान। ये क्या है? पीएम जनमन का फुल फॉर्म है। ये कब शुरू होती है? 15 नवंबर 2023 को इसको शुरू किया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है कि जो भारत के पीबीटीजीज हैं यानी अति पिछड़ी जनजातियां, उनका विकास करना। यहाँ भारत में लगभग 24,000 करोड़ के बजट से, कितने? 24,000 करोड़ के बजट से 3 वर्ष के लिए लागू की गई है। यह 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य रूप से क्या की गई है? लागू की गई है। कहाँ पर? 18 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में इसे क्या किया गया? मुख्य रूप से लागू किया गया। 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है। इसके अंतर्गत 75 जनजातियों को शामिल किया गया, जिसमें से मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां, बेगा, भारिया, सहरिया। कौन शामिल नहीं है? कोरकू। आप सभी को पता है बेगा, भारिया, सहरिया मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजाति हैं। अब मैंने देखो पीएम जनमन के बारे में कितनी सारी जानकारी दे दी, इन सभी को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। अब देखिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एमएसएमई विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में कितने औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं? तो ये क्वेश्चन क्या हो गया था? गलत हो गया था। तो आपको याद रखना कि मध्य प्रदेश में कुल कितने औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित हैं? तो 112 हैं। अभी हम अक्टूबर 2025 तक की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल एमएसएमई उद्योग कितने हैं। तो लगभग हमारे मध्य प्रदेश में 20.43 लाख, यानी लगभग 20.5 लाख क्या हैं? एमएसएमई उद्योग खोले गए हैं। अक्टूबर 2025 तक की ये कहानी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट है? तो मध्य प्रदेश के किस जिले में? आप सभी को पता है संत सिंगाजी की भूमि किसको बोला जाता है? तो खंडवा को बोला जाता है। तो खंडवा जिले में सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है। यहाँ मुख्य रूप से यहाँ पर एक गांव है डोंगलिया। क्या गांव है? डोंगलिया। डोंगलिया के पास एक पड़ता है, मुख्य रूप से ये मुंडी तहसील के अंतर्गत आता है। किस जिले में? खंडवा में। यहाँ पर खोला गया, इसे डोंगलिया ताप विद्युत केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इसकी क्षमता 2520 मेगावाट है, याद रखना, ठीक है। एमपी पीजीसीएल के द्वारा ही यह संचालित किया जाता है, दोनों बात याद रखना। इसमें पानी मुख्य रूप से कहाँ से आता है? नर्मदा नदी से आता है, यानी इंदिरा गांधी ताप विद्युत केंद्र से इंदिरा गांधी डैम से आता है। तो ये सभी बातें याद रखना। राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2022 के अनुसार उत्कृष्ट नागरिक केंद्रित सुधार के लिए मध्य प्रदेश को कौन सी रैंकिंग मिली थी? तो मध्य प्रदेश को अचीवर रैंकिंग में शामिल किया गया था। अब आप बोलोगे सर ये 2022 का, क्या 22 का पेपर पढ़ा? नहीं बेटा, ये 2025 का पेपर है और हाल ही में आयोजित किया गया जनवरी फरवरी में। इसलिए ये सभी देखो 22 का करंट अफेयर भी पूछा है तो हमें याद रखना है। अगले प्रश्न पे चले, उससे पहले मैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बता देता हूँ बेटा। तो देखिए हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको एक मिलेगी यूनिट वाइज प्लस एफएलटी, फिर दूसरी मिलेगी एफएलटी और तीसरी मिल जाएगी आपको हमारे पास से मुख्य से 1000 प्लस एमसीक्यू वाली पीडीएफ। इसमें आपको 75 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें से 50 यूनिट वाइज और 25 एफएलटी रहेंगी। इसमें 50 एफएलटी हैं। इसमें सभी की
PDF मिलेगी आपको 1000 MCQ की। ठीक है, आपको इसमें कभी आपने कभी ये 50 FLT लगा ली तो यकीन मानिएगा आपका 100% पेपर लगभग यहीं से आ जाएगा। इसमें आपको हम क्या दे रहे हैं, PDF फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। आप इन PDF को निकाल के भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, हमारी एप्लीकेशन ज्वाइन करना है, या आपको कुछ भी इसमें समस्या आ रही हो या कुछ भी ऑफर चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 मुख्य आयाम क्या हैं। तो देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये मुख्य रूप से किसके द्वारा जारी किया जाता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत 3 चीज़ें शामिल है, एक है हेल्थ यानी स्वास्थ्य, दूसरा है एजुकेशन यानी शिक्षा, और तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीवन स्तर। यह बहुत बार MPPSC द्वारा पूछा गया है और ये यूनिट 7 का प्रश्न है। किसका, यूनिट 7 का प्रश्न है। क्या कहाँ पर लग रहा है, तो B याद रखना। बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। फिर देखिए, दतिया राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी भगवान राव के द्वारा। किसके द्वारा, भगवान राव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्या होता है, 1756 के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव क्या करते हैं, दतिया और बरौनी क्षेत्र किसको दे देते हैं, भगवान राव जी को दे देते हैं, और ये यहाँ पर क्या करते हैं, दतिया राज्य की स्थापना कर देते हैं। अब दतिया आप सभी को पता है क्यों प्रसिद्ध है, तो देखिए यहाँ पर एक है पीताम्बरा शक्तिपीठ, आप सभी को पता होगा। माँ रतनगढ़ माता मंदिर भी यहीं पर है, आप सभी को पता है, रतनगढ़ माता मंदिर भी यहीं पर है। फिर यहाँ पर एक जैन तीर्थ स्थल है, उसका नाम है सोनगिर या सोनागिर या सोनगिरी हम बोलते हैं। फिर उन्नाव बालाजी मंदिर भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, तो दतिया में देखने को मिलता है। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, रतौना आंदोलन मध्य प्रदेश के किस जिले में कितनी बार पड़ा है, भाई सागर में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। क्यों हुआ था, तो यहाँ पर कसाई खाना बनाया जा रहा था, तो इस कसाई खाने के बनाने के विरोध में हमारे यहाँ रतौना सत्याग्रह होता है। कहाँ पर, तो सागर में होता है। इसमें मुख्य रूप से नेता की हम बात करते तो माखनलाल चतुर्वेदी आगे आते हैं। कौन आते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं। फिर मैंने 2 नाम और बताए थे कि मौलवी ताजुद्दीन, एक व्यक्ति ये आते हैं, और एक आते हैं अब्दुल गनी। कौन आते हैं, अब्दुल गनी। ये सभी लोग क्या करते हैं, बूचड़ खाने या कसाई खाने का विरोध करते हैं, जिसके बाद यहाँ पर कसाई खाना क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। ये मौलवी ताजुद्दीन और अब्दुल गनी का नाम पहले पूछा गया है एक पेपर में, याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने रीवा के किस राजा पर हत्या का आरोप लगाकर उसे रीवा से बाहर भेज दिया गया था। तो देखिए, रीवा में हमने देखा कि 1918 से लेके 1946 तक एक राजा का शासन चला, उनका नाम था गुलाब सिंह। क्या था, गुलाब सिंह। गुलाब सिंह मुख्य रूप से अपने सुधारों के लिए सबसे ज़्यादा जाने गए। अब इन्हीं के ऊपर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक हत्या का आरोप लगाया जाता है और इन्हें रीवा से बाहर कर दिया जाता है। तो इनका नाम क्या रहता है, मुख्य रूप से गुलाब सिंह रहता है, याद रखना। गुलाब सिंह ने देखो बहुत सारे काम किए। इनके द्वारा मुख्य रूप से सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले महाराज ने शिक्षा और प्रजा कल्याण के लिए बांधवी सेवा प्रजा कोष का गठन किया गया। फिर इनके द्वारा मुख्य रूप से जो यहाँ पर एक पहले जो भाषा चलती थी, राजकीय भाषा फारसी या अरबी चलती थी, तो इन्होंने मुख्य रूप से कौन सी भाषा कर दी थी, बघेली, या जिससे क्या बोला जाता है, रमही भाषा बोला जाता है। ये भाषा यहाँ की ऑफिशियल बना दी थी गुलाब सिंह के द्वारा। गुलाब सिंह के द्वारा जातिगत भेदभाव को मिटाया गया। इनके द्वारा बहुत सारे सुधार कार्य किए गए थे। फिर इनके बेटे होते हैं मार्तंड सिंह, जो रीवा रियासत के आखिरी राजा बनते हैं। अगले प्रश्न पे चले, उससे पहले मैं MPPSC प्रीलिम 2026 बैच के बारे में बता देता हूँ कि 999 में यह कोर्स आपको अभी भी मिल रहा है। कुछ ऑफर चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें DC सर की याद कराने वाली क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। तो मेरा मानना है कि इस कोर्स को ज्वाइन करने में बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि इसमें आपको ऑफर भी मिल जाएगा, साथ में DC सर जो याद कराएंगे वहीं से आपके एग्जाम में अधिकतर प्रश्न बनेंगे। तो याद रखना है, इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। अगले प्रश्न पे चलें, जनजाति योद्धा ख्वाजा नायक की हत्या किसने की थी। तो देखिए, जनजाति योद्धा ख्वाजा नायक की हम बात करते हैं तो रोहिद्दीन नामक एक जमींदार था, या जमादार जिसे बोला जाता है, उनके द्वारा इनकी हत्या की गई थी। अब कैसे की गई थी,
तो देखिए ख्वाजा नायक की हम बात करते हैं तो ख्वाजा नायक मुख्य रूप से इनका जन्म होता है बड़वानी में। कहाँ पर होता है? बड़वानी में। किस जनजाति से संबंधित थे? तो भील जनजाति से संबंधित है। मुख्य रूप से ये 1857 की क्रांति में क्या करते हैं? नेतृत्व करते हैं। 1858 में जब अंग्रेजों के साथ अम्बा पानी का युद्ध लड़ते हैं। कौन सा? अम्बा पानी का युद्ध लड़ते हैं। अम्बा पानी का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों को ये बहुत परेशान करते हैं। बाद में ये क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। ये नर्मदा नदी किनारे जाकर एक जगह कुटिया बना लेते हैं और वहाँ पर रहकर क्या करने लगते हैं? सेवा करने लगते हैं। अब परंतु यहाँ पर एक दिक्कत क्या आती है कि इनका एक व्यक्ति रहता है, वो पहचान का ही रहता है। अब इनको पकड़ने के लिए आर्मी वाले पूछा था कि यार ये बाबा जी यहाँ पर रोज़ाना सेवा करते हैं, इस जल के इस नदी के किनारे सूर्य की पूजा करते हैं, तो आप जाके देखो तो सही कि ये कौन है। तो पहले ये जमींदार को पूछाते हैं तो वो समझ नहीं पाता। अब ये रोहितदीन नामक जमींदार को पूछाते हैं तो रोहितदीन नामक जमींदार क्या करता है कि इनके बच्चों को पकड़ लेता है और बोलता है कि आपके बच्चों को मार दूंगा कभी आप मेरे साथ नहीं चले। तो रोहितदीन नामक जमींदार क्या करता है? इनको पकड़कर अंग्रेजों के पास लेके चला जाता है और उसी के बीच में ये कर देता है, रोहितदीन उनकी हत्या कर देता है। तो ख्वाजा नायक की हत्या किसने की थी? रोहितदीन नामक जमींदार या जमादार के द्वारा की गई थी। ख्वाजा नायक के बारे में ये सभी बातें आपको याद रखनी है। गोंड शासक हृदय शाह द्वारा रचित पुस्तक हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश किस विद्या से संबंधित है? तो आप सभी को याद रखना है ये संगीत से संबंधित है, क्योंकि जो हृदय शाह थे वो संगीत प्रिय राजा थे। तो याद रखना हृदय शाह ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है? हृदय प्रकाश और हृदय कौतुक। हृदय शाह किस वंश से संबंधित है? तो गोंड वंश से संबंधित थे, याद रखना। आगे हम चलते हैं। मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति किन 3 राज्यों में मुख्य रूप से निवास करती है? तो देखिए यहाँ मुख्य रूप से आप सभी को पता होगी बेगा जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में निवास करती है। दक्षिण पूर्वी जिले ये हैं। अब दक्षिण पूर्वी जिले में मंडला आता है, बिल्कुल सही है। शहडोल आता है, बिल्कुल सही है। बालाघाट आता है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? बी। खंडवा खरगोन मंडला बिल्कुल नहीं। शिवपुरी सर उत्तरी जिला होगा तो यहाँ पर मैं काट दूंगा। धार पश्चिमी जिला होगा तो यहाँ पर काट दूंगा। मेरे को 3 जिले देखने को मिल रहे हैं जो दक्षिण पूर्वी जिले हैं। यहाँ पर कौन सी निवास करती है? बेगा जनजाति। ठीक है, बेगा जनजाति भारत की अति पिछड़ी जनजाति है, आपको याद रखना है। कौन सी जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की? तो पहले नंबर पे आते हैं भील, दूसरे पे आते हैं गोंड। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। थापटी नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो थापटी नृत्य मुख्य रूप से कोरकू जनजाति में किया जाता है और यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में रहती है, मध्य सतपुड़ा क्षेत्र में। और इनके बारे में आपको एक बात याद रखना है, ये मेघनाथ की पूजा करते हैं। किसकी? मेघनाथ की। इनके अंतर्गत एक वो चलता है, उसका नाम है खम्ब स्वांग। ठीक है, ये इनकी। ठीक है, अब आगे देखो प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना किससे संबंधित है? तो यहाँ पर वन बंधु कल्याण योजना वन में रहने वाले बंधु, तो वन में कौन रहते हैं? तो जनजाति रहती है, तो जनजाति का समग्र विकास से संबंधित होगी। ये कब शुरू की गई थी? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य रूप से 2021-22 में शुरू की गई थी। कब? 2021-22 में शुरू की गई थी और इसमें मुख्य रूप से था कि जो जनजाति है उनका समग्र विकास किया जाए। 2025-26 तक के लिए इसमें लिए 26,135 करोड़ रुपए इसमें दिए गए थे। इसका पूरा नाम क्या था? प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना, जनजातियों के समग्र विकास से। गायन किस जनजाति में होता है? तो भील जनजाति में होता है। देखिए भील जनजाति की हम बात करते तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवास करती है। इसकी अन्य जनजातियों की हम बात करते तो भिलाला है। उपजाति की हम बात करते तो भिलाला है, बरेला है, पटेलिया है, गरासिया है, राठवा है या जिसे राठिया भी बोला जाता है, तड़वी भील है। ये सभी क्या है? इसकी उपजाति है। इनके अंतर्गत एक उत्सव बनाया जाता है जिसको बोला जाता है भगोरिया। ये कब बनाया जाता है? याद रखना, फागुन माह में जब होली का उत्सव आता है उस दौरान बनाया जाता है। अभी हाल ही में बनाया गया। ठीक है, इनके गांव को पाल कहा जाता है, घर के रहने वाले को कू कहा जाता है। इनके द्वारा जो कृषि की जाती है उसे चिमाता या दाजिया कहा जाता है। ये टोटम देवता की पूजा करते हैं। ये सभी बातें भील जनजाति के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे में आपको देके जाना है बरेला किस जनजाति की उपजाति है। जो भी इसका आंसर अच्छे देगा उसका कमेंट मैं कल हमारे लेक्चर में शामिल करूंगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कभी इस पर 50 कमेंट आते हैं, जिस दिन भी आ गए तो मैं इसकी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो ज़रूर याद रखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कमेंट आए तो मैं क्या कर सकूं, इस PDF को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकूं। अब मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।